बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यानी हमने क्या करना है कि जब पिछले टॉपिक में हमने श्रोडिंगर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था तो वो डिपेंड करता था आर, थीटा और फाई, उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स मौजूद थे। ये था हमारा पिछला टॉपिक जिसमें ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3 डायमेंशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर हाइड्रोजन एटम है, इसमें आर है, थीटा है और फाई है। अब हमने इस इक्वेशन को सेपरेट करना है इनटू इट्स वेरिएबल, यानी आर के लिए अलग इक्वेशन, थीटा के लिए अलग इक्वेशन और फाई के लिए अलग इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि जो आर, थीटा और फाई है, ये जो हमारे पास साई है जो डिपेंड कर रहा है तीनों डायमेंशंस पे, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये इक्वल है द प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस ऑफ सिंगल वेरिएबल ईच। यानी देखिए 3 फंक्शंस है और ये तीनों फंक्शंस सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, ये हम अज्यूम करेंगे। उसके बाद अब इसमें ये तीनों चीज़ें हम जो है देखते हैं कि आर कौन सा फंक्शन है, क्या करता है, फाई क्या है और थीटा क्या है और फाई क्या है। ये थीटा कैपिटल है और ये फाई भी कैपिटल और यहाँ पे ये स्मॉल है, ठीक है। ओके, अब द फंक्शन आर डिस्क्राइब्स हाउ द वेव फंक्शन साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरीज अलोंग अ रेडियस वेक्टर। जो हमने पढ़ा था, ये जो हमारे पास था, ये देखिए 3 डायमेंशंस जो थे, एक रेडियस वेक्टर था और एक ये अजीमुथ, ये जेनिथ एंगल था थीटा और ये अजीमुथल एंगल था। तो ये तीनों जो है हम देखते हैं इसमें। ओके, तो ये जो है ये तो आर की बात हो गई। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि अच्छा एक और चीज़ कि ये रेडियस वेक्टर फ्रॉम द न्यूक्लियस विथ थीटा फाई कांस्टेंट, यानी आर जो है अगर थीटा और फाई को कांस्टेंट रखा जाए तो आर जो है क्या चीज़ डिस्क्राइब करता है, द describe how the wave function psi of the electron varies along a radius vector। और जो सेकंड है थीटा, ये क्या है, describe how psi varies with zenith angle theta along a meridian on a sphere center at the nucleus with r and phi कांस्टेंट। यानी अगर आर और फाई को हम कांस्टेंट रखें तो ये जो थीटा है ये कैसे मतलब ये डिस्क्राइब करेगा वेरिएशन अलोंग जेनिथ एंगल और मेरिडियन। अब मेरिडियन क्या है कि जो स्फेयर होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। इसमें आप देखें ये जेनिथ है, ठीक है, इसको जेनिथ बोलते हैं। तो थीटा जो है ये जो मेरिडियन लाइन है। अब ये जो हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, पोलर स्फेयर, तो इस स्फेयर पे थीटा जो है इस वेरिएशन को डिस्क्राइब करती है, ये जो वेरिएशन है, ठीक है, अलोंग दिस मेरिडियन जो वेरिएशन आएगा वो थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये फिर अजीमुथ है, ठीक है, अलोंग दिस इक्वेटर जो चेंजेस आएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वो फिर फाई जो है फाई से उसको डिस्क्राइब करेंगे। यानी ये देखिए आर, थीटा और फाई जो हमारे पास है, आर, थीटा और फाई, ये तीनों जो है एक ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है। यानी हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक स्फेयर सा बनता है, ठीक है, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो उन वेरिएशंस को आर, थीटा और फाई से हम शो करते हैं। आर अलोंग द रेडियस वेक्टर, थीटा अलोंग द जेनिथ या मेरिडियन और ये अलोंग द अजीमुथ या अजीमुथल एक्सिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, फाई। तो इन तीनों को हमने अभी देखना है। अच्छा, okay, so what is phi? The function phi describe how psi varies with azimuth angle phi along a parallel on a sphere। अच्छा, अब देखिए from equation 4 which we may write more simply as, ये जो equation 4 है जिसको हमने r,
थीटा और फाई लिखा, इसको सिंपली हम सिर्फ आर थीटा फाई लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इन पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये इसमें हमारे पास क्या है, डेल डेल आर है, तो इसको हमने फाइंड करना है। ये डेल डेल आर है, ये फाइंड करना है, और डेल डेल थीटा भी फाइंड करना है, और डेल स्क्वायर डेल फाई फाइंड करना है। तो ये देखिए, अब इसको हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले डेल साई डेल आर, डेल साई डेल आर, इसमें क्या होगा, थीटा और फाई कांस्टेंट होंगे, और सिर्फ आर में जो है डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू आर जो है फिर ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे, तो सिर्फ इसकी जो है डेरिवेटिव ली जाएगी। और जब डेरिवेटिव सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है तो हम इसको फुल डेरिवेटिव लिख सकते हैं बजाय के पार्शियल के लिखने के। सही है, डी डी आर भी हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो साई की जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो फिर इसमें फिर आर और फाई जो है कांस्टेंट रहेंगे, इसमें भी हम इसको डी से शो कर सकते हैं। और डबल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फाई जब हम लेंगे तो फिर ये जो आर और थीटा है ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे और इनकी डबल डेरिवेटिव आएगी, और इसको फिर हम डी से शो कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारा ये है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 3 है, इसको अच्छी तरह नोट कर लें। और इसमें जब वैल्यूज़ हम पुट करेंगे डेल साई डेल आर की, डेल साई डेल थीटा की, और डेल स्क्वायर साई डेल फाई स्क्वायर की, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो ये बनेगा। ये देखिए, हमने अच्छा, जब हम उधर तो सिर्फ डेल साई डेल आर लिखा था, लेकिन हमने उसकी जगह ये वैल्यू पुट की, ये वैल्यू। इसमें ये जो थीटा और फाई है ये तो विद रिस्पेक्ट टू दिस आर चेंज नहीं हो रहे, इसलिए इनको हमने बाहर रखा। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको बाहर रखा सिर्फ ये। इसी तरह थीटा के रिस्पेक्ट से ये तो चीज़ें आर और फाई, इसको हमने बाहर रखें, और वहाँ पे जो डेल साई डेल थीटा था उसकी जगह डी थीटा और डी थीटा लिखा, और ये दोनों हमने बाहर लिख दिए। इसी तरह जो है यहाँ पे, अच्छा, ये हमने लिख दिए। फिर उसके बाद उसमें जो डेल स्क्वायर साई डेल फाई स्क्वायर था उसकी जगह हमने ये लिख दिया, और बाकी जो वहाँ पे टर्म्स थे वो उसी तरह लिख दिए। सिर्फ वहाँ पे जो साई था उसकी जगह आर थीटा फाई लिख दिया। ये देखिए, यहाँ पे जो साई है इसकी जगह हमने आर थीटा फाई लिख दिया। ये देखिए, ये साई। ओके, ये हमने लिख दिए, दिस इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस इक्वेशन को हमने आर थीटा फाई पे डिवाइड करना है। आर थीटा फाई पे जब डिवाइड करेंगे, यहाँ से आर थीटा ख़त्म हो जाएगा, और अपॉन में ये इसमें पहले इस पे इसको डिवाइड करते हैं। थीटा और फाई 1/r बचेगा, बाकी टर्म इसी तरह। यहाँ पे फिर 1/थीटा बचेगा, बाकी टर्म इसी तरह। यहाँ पे फिर 1/फाई बचेगा, बाकी टर्म इसी तरह। और यहाँ पे ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म बचेगा। तो इसी इक्वेशन को आप देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ठीक है। जब आर थीटा फाई पे डिवाइड किया तो यहाँ पे सिर्फ आर बच गया, इसमें सिर्फ थीटा बच गया, और इसमें सिर्फ 1/फाई बच गया, और इसमें से जो थीटा फाई और आर थे तीनों कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे पास ये है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा और आर डी डी आर, आर स्क्वायर डी आर, और ये साइन थीटा थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, ये जो टर्म है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब गौर से देखने से हमें पता चलता है कि इक्वल के जो इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है इसमें आर थीटा और यहाँ पे फिर आर और थीटा दोनों की जो डायमेंशंस हैं मौजूद है, लेकिन राइट हैंड साइड पे सिर्फ फाई के डायमेंशंस हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ azimuthal angle phi only, whereas the other terms are functions of r and theta only। ये r और थीटा है और ये phi है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक साइड की जो है सिर्फ आर थीटा हो और दूसरे साइड पे सिर्फ फाई हो और ये फिर इक्वल भी हो? तो ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है कि जब ये दोनों क्या हो, किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो। तो वो जो कांस्टेंट है वो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ml² लेते हैं, सही है। यानी राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों किसके इक्वल है, इस कांस्टेंट की इक्वल है, विच इज़
एम एल स्क्वायर। तो इसको जब हम एम एल स्क्वायर के इक्वल लेंगे, अब हम ऐसा करते हैं कि इस एम एल स्क्वायर को कहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करते हैं, वो जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको भी इक्वल करते हैं एम एल स्क्वायर के। ये देखिए लेफ़्ट हैंड साइड इसको भी हमने एम एल स्क्वायर के इक्वल कर दिया, और साथ साथ हमने एक और भी स्टेप किया, साइन स्क्वायर थीटा पर भी डिवाइड किया। इसको क्यों डिवाइड किया, इसको मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा पे जब हम थीटा और आर दोनों पे डिपेंड कर रहा है, जब हम साइन स्क्वायर थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये टर्म सिर्फ आर पे डिपेंड करेगी। और ये तो चले सिर्फ साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 साइन थीटा बचेगा, और यहाँ से फिर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 2m/h कट स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखिए आप, अच्छा ये देखें वहाँ से तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, इधर 1 साइन थीटा बच गया, ठीक है। यहाँ देखें एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 1 साइन थीटा बच गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ के साथ, साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करना है, ओके। और इधर जो है 2m/r² h स्क्वायर, इधर जो साइन स्क्वायर थीटा था यहाँ से गायब हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर इस तरफ जो इक्वल की इस साइड पे है, क्योंकि इक्वल की इस साइड को हमने क्या किया था, जब हमने इसको एम एल स्क्वायर की इक्वल कर दिया था, तो इसको भी तो एम एल स्क्वायर की इक्वल कर दिया था। और जब हमने साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड भी किया था बोथ साइड्स, तो एम एल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ओके। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आर वाले टर्म्स हैं ये और ये दो टर्म्स आर वाले टर्म्स हैं, यहीं पे रखेंगे, और ये वाली टर्म दूसरी तरफ जाके माइनस हो गई, ये दोनों टर्म्स ये फिर थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं, हम ये सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहे हैं और ये सिर्फ थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं। वापस वही बात है कि ये जो है कैसे हो सकता है कि एक तरफ सिर्फ आर के डायमेंशन और एक तरफ सिर्फ थीटा के डायमेंशन और फिर दोनों जो है इक्वल भी हो। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब ये दोनों किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हो, और वो जो कांस्टेंट है जिसमें ये दोनों उसके इक्वल है, वो कांस्टेंट क्या है, इसको याद रखें, l+1, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को किस चीज़ के इक्वल लिखना है, l+1 के इक्वल लिखना है। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड को भी l+1 के इक्वल लिख दिया, पहले हमने राइट हैंड साइड को l+1 की इक्वल लिख दिया, ये जो हमारा राइट हैंड साइड था, और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड को l+1 के इक्वल कर दिया। इसके नाम हमने रखे 9 और 10, ओके। अब ये जो इक्वेशन 7 कहाँ पे था, ये देखिए ये 7 था, ये सिर्फ 5 पर डिपेंड करने वाली इक्वेशन है, और ये जो है थीटा पे, और ये जो है फंक्शन ऑफ आर है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस क्या है, फॉर फाई थीटा एंड आर रेस्पेक्टिवली, ओके। अब सॉल्यूशन करते हैं इन इक्वेशन की। सबसे पहले कौन सी इक्वेशन हम उठाते हैं, द अज़ीमुथल इक्वेशन। अज़ीमुथल इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 7 है, इसकी जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन इसकी है, ये किसकी इक्वल है, याद रखिए इसको, a एक्सपोनेंशियल आल्फा ml फाई, ठीक है, a एक्सपोनेंशियल आल्फा ml फाई, इसकी सॉल्यूशन जो है ये है। अब इसमें देखिए, अगर यहाँ पे हम z ये जो हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन में अगर हम ऐसा करें, जेड वाई प्लेन है ये, ठीक है, जेड वाई प्लेन। अब इस जेड वाई प्लेन पर ये जो एंगल थीटा है, या फाई की ये वैल्यू, और फिर अगर फाई एक पूरी सर्कल कंप्लीट करके फिर वापस यहीं पे आए, यानी एक फाई और एक फाई प्लस 2 फाई, तो दोनों जो हैं हमें यहाँ पे सेम वैल्यू देगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो थीटा फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट फाई एंड फाई प्लस 2 पाई बोथ आइडेंटिफाई द सेम मेरिडियन प्लेन, हैंस ये दोनों सेम मेरिडियन प्लेन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए एक्सपोनेंशियल आल्फा ml फाई इक्वल है एक्सपोनेंशियल आल्फा ml फाई प्लस 2 पाई, विच कैन हैपन ओनली व्हेन ml इज़ 0 और आप पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है कि जो ml की वैल्यू हो वो या तो क्या हो, 0 हो, या कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो, यानी एक होल नंबर हो, एक कंप्लीट नंबर हो, पॉइंट्स में फ्रैक्शन में ना हो, ठीक है। तो ml किसकी इक्वल है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन।
अच्छा, अब द कांस्टेंट एम एल इज़ नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं किस चीज़ की? जेनिथ या पोलर इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है? इक्वेशन नंबर 9 है। इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारे पास आ गई थी इक्वेशन 9, कहाँ पे थी? इसको चेक करते हैं। इक्वेशन 9, हाँ यहाँ पे आ गई थी। ये है, ये इक्वेशन 9। इसकी जो सॉल्यूशन है ये कम्प्लेक्स है, इसके जो है काफ़ी डिटेल है, सही है। और इस ये डिपेंड करती है, इसकी आगे डिटेल आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपने सिर्फ याद रखना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 9 है हैज़ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल्स called associated legendary polynomials represented by PL/ML cos थीटा। इसके बारे में आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे। जब आपकी जो 6 सेमेस्टर की मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स है वहाँ पे भी आप पढ़ोगे, और फिर बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप इसको पढ़ोगे। फ़िलहाल आपने इस तरह इसको याद रखना है। दीज पोलिनोमियल्स एग्जिस्ट ओनली when the constant L is an integer equal to और greater than ml। यानी ये जो पॉलिनोमियल है ये भी उस वक्त एग्जिस्ट करते हैं कि ये जो L है ना, ये L क्या है? या तो ये ml की इक्वल हो या ग्रेटर देन ml। यानी ml क्या था? प्लस माइनस नंबर्स थे और ज़ीरो था। तो ये क्या है? ये भी ज़ीरो है या प्लस माइनस नंबर्स है। और ये फिर m से क्या है? एक ज़्यादा है, या ml है, या ml+1 है, या ml+2 है, उससे कम नहीं है। अच्छा, द कांस्टेंट L इज़ नोन एज द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, द रेडियल इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ द रेडियल इक्वेशन 10, ये हमारा जो 10 इक्वेशन था ये रेडियल इक्वेशन था। यहाँ पे था इसी पेज में, ये जो इक्वेशन है ये हमारा रेडियल इक्वेशन है। ये अजीमुथल एंगल, ये जेनिथ एंगल का था, वो दूसरा अजीमुथल था, और ये रेडियल इक्वेशन। ओके, तो इसमें देखिए आप, इसकी जो इक्वेशन है ये भी बहुत कम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये भी क्या है? स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन। द सॉल्यूशन ऑफ द रेडियल इक्वेशन 10 आर गिवन बाय स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शन नोन एज द एसोसिएटेड लेजेंडरी पोलिनोमियल्स। इसको भी आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ोगे और बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप इसको पढ़ लोगे। कैन बी सॉल्व बाय ओनली व्हेन E is positive or has one of the negative value En, signifying that electron is bound to the atom specified by this। यानी देखें, ये भी उस वक्त पॉसिबल है कि ये जो पोलिनोमियल से एग्जिस्ट करे जब जो E की वैल्यू हो वो क्या हो? वो क्वांटाइज्ड हो, और वो एक पॉजिटिव नंबर हो, या नेगेटिव वैल्यू En की हो। अब En की नेगेटिव वैल्यू किस चीज़ को सिग्निफाई करती है? बाउंड स्टेट ऑफ एटम को। ये आपने बोहर में भी पढ़ा था ये वैल्यू, और नेगेटिव साइन को की जो एक्सप्लेनेशन थे ये हमने उस वक्त की थी कि बाउंड स्टेट के लिए हम इस नेगेटिव साइन को शो करते हैं। हेयर n इज़ अगेन एन इंटीजर कार्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुज वैल्यू इज़ गिवन बाय दिस। तो ये हमारा जो था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टॉपिक था, इसको आपने याद करना है। और आगे इंशाल्लाह हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑर्बिटल्स, और फिर उसमें हम क्वांटम नंबर्स भी पढ़ेंगे और साथ साथ फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।